हेलो एवरीवन। इस वीडियो में ल्यूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान के जो सबसे पहला चैप्टर है हमारा, उस पहले चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को एक लाइन से देखते हुए चलेंगे एज अ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में। तो आइए सबसे पहला जो हमारा एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा होगा वो होगा भारतीय इतिहास में जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है यहाँ पर, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए है अतीत का, ऑप्शन बी समाज का, ऑप्शन सी शासन का और ऑप्शन डी पर्यावरण का। तो इतिहास के तहत आप किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? तो स्वाभाविक सी बात है, इतिहास मतलब जो पुरानी कहानी है। पुरानी कहानी मतलब आप अतीत का अध्ययन करते हैं, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। तो इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अतीत का। उसके बाद अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? पहला, ठीक है, थ्यूसिडाइडिस, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी मानेथो एंड ऑप्शन डी होमर। ये क्वेश्चन नेट जेआरएफ 2005, 2009 और 2013 में पूछा जा चुका है। तो प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो ये आंसर होगा आपका हेरोडोटस। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। हेरोडोटस ही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग क्या है, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? ठीक है, फिर से सुनिएगा कि किसने स्पष्टतया एकदम क्लियरली ऐसा कहा कि इतिहास के जितने भी निष्कर्ष हैं वो सभी युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी थ्योसिडाइडिस एंड ऑप्शन सी पॉलीबियस और ऑप्शन डी टैसिटस। ये भी नेट जेआरएफ 2012 में पूछा गया कि जो इतिहास है उसके समस्त जितने भी निष्कर्ष है ना वो युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। ये बात बताने वाले कौन थे? तो ये जो बात है, ये बात बताने वाले जो थे उनका नाम था थ्यूसिडाइडिस। याद रखेंगे कि थ्यूसिडाइडिस ने कहा इतिहास के जितने भी समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित हैं। अब आ जाइए अगला प्रश्न हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है, द हिस्ट्रीज जो बुक है उसके रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन ए है हेरोडोटस, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी प्लूटार्क एंड ऑप्शन डी प्लिनी। तो द हिस्ट्रीज लिखने वाले कौन थे? तो इसका आंसर होगा आपका हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस ने द हिस्ट्रीज बुक लिखी थी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो फादर ऑफ हिस्ट्री है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी यूरिपिडीज, ऑप्शन सी थ्यूसिडाइडिस एंड ऑप्शन डी सुकरात। ये क्वेश्चन RAS RTS 1994-95 में, उसके बाद UPJSC 2018 में भी पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा फादर ऑफ हिस्ट्री वो हेरोडोटस को कहा जाता है। याद रखिएगा, हेरोडोटस ही क्या होगा? फादर ऑफ हिस्ट्री। और इससे पहले अभी जस्ट हमने देखा कि जो द हिस्ट्रीज बुक है वो भी हेरोडोटस ने ही लिखी है और साथ में द फादर ऑफ हिस्ट्री ये भी हेरोडोटस है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। इतिहास अपने को दोहराता है, ठीक है, ये किसका कथन है? किसने ऐसा कहा कि इतिहास जो है अपने आप को बार बार दोहराता है? ऑप्शन ए हीगेल, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी कल्हन और ऑप्शन डी बर्नी। तो बताइए कि इतिहास अपने को दोहराता है, ये बात बताने वाले कौन थे? तो इसका आंसर होगा हीगेल। हीगेल साहब ने बताया था कि जो इतिहास है वो अपने आप को बार बार दोहराता है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हीगेल, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी JB ब्यूरी एंड ऑप्शन डी EH कार। हम इतिहास से, स्टेटमेंट सुनिए, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ भी नहीं सीखता। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हीगेल। हीगेल साहब ने बताया था कि इतिहास से हम यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ भी नहीं सीखता। बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वाक्य है। ठीक है, याद रहेगा आपको, हीगेल साहब ने ऐसा
कहा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ऑप्शन ए है आपके पास कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी जे.बी. ब्यूरी, ऑप्शन सी कॉलिंगवुड, ऑप्शन डी ई.एच. कार। ठीक है, तो ऐसा किसने कहा था कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। कार्ल मार्क्स साहब ने कहा था समस्त पूरा इतिहास वर्ग संघर्ष इतिहास का इतिहास, वर्ग संघर्ष का इतिहास है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? ऑप्शन ए है आपके पास इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है। ऑप्शन बी इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ऑप्शन सी इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन CDS 2010 में पूछा गया है। फिर से सुनिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन कौन करेगा? तो इसका होगा इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए हिगल, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी एंजल्स और ऑप्शन डी लेनिन। तो ये क्वेश्चन TGT 2016 में भी पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? ऑप्शन ए आधुनिक उदारवाद, ऑप्शन बी अस्तित्ववाद, ऑप्शन सी डार्विन का विकासवाद और ऑप्शन डी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। UPSC 2011 में ये सवाल पूछा गया था। तो 11 का जो आंसर होगा वो होगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, यानी कि ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए स्टब्स, ऑप्शन बी कार्लायल, ऑप्शन सी सीले एंड ऑप्शन डी ट्रेवेलियन। नेट JRF 2004 और 2013 में पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका आंसर होगा सीले। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। सीले ने क्या कहा था? इतिहास विगत की राजनीति है। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, देखिए यहाँ पर क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में यानी कि ऑप्शंस हैं कुछ हमारे ABCD में और इधर है 1 2 3 4। तो हमें ध्यान देना है कि कौन किससे मैच करता हुआ होगा। देखिए सबसे पहला ओकसॉट, ट्रेवेलियन, कॉलिंगवुड और ब्यूरी। इधर ऑप्शन है पहला संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। ऑप्शन 2 इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं है और इससे अधिक भी नहीं है। और ऑप्शन 3 है आपका जो आप है सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। और चौथा इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। तो इसमें हमें चेक करना है कि कौन किसके साथ मैच करता है, मतलब किस लेखक ने इतिहास की कौन सी परिभाषा दी है। ठीक है, तो अब इसका जो आंसर होगा या कैसे हम इसे डिसाइड करेंगे वो देखिए। सबसे पहला देखते हैं ओकसॉट ने क्या कहा था। ओकसॉट ने कहा था कि सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। तो एक का जो होगा वो होगा तीसरा। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न अगले ऑप्शन को देखते हैं ट्रेवेलियन। ट्रेवेलियन लेखक का नाम है। इन्होंने इतिहास की क्या परिभाषा दी थी? तो इन्होंने बोला था कि इतिहास का वैज्ञानिक महत्व नहीं है। ठीक है, उसके बाद कॉलिंगवुड, कॉलिंगवुड ने कहा संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। और ब्यूरी साहब ने जो लास्ट है वही कहा होगा इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए A का 3,
बी का 4, ठीक है, सी का जो है वो 1 नज़र आ रहा है, और वहीं पर जो डी है उसका 2, यानी कि इन सभी में आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। तो 13 का जो होगा वो होगा ए। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? अच्छा, ऑप्शन ए है गायम बत्तिस्ता विको, ऑप्शन बी बेनेडिटो क्रोचे, ऑप्शन सी ओसवाल्ड स्पेंगलर, ऑप्शन डी ऑगस्टे कॉम्टे। ये भी नेट जेआरएफ 2019 में पूछा गया। तो इस ऐसा किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा बेनेडिटो क्रोचे। बेनेडिटो क्रोचे विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है वर्तमान इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है। ठीक है, वर्तमान और अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए है E.H. कार, ऑप्शन बी चार्ल्स फर्थ, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी V.A. स्मिथ। ये बिहार जुडिशरी सर्विस 2016 और नेट जेआरएफ 2016 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका आंसर होगा E.H. कार। E.H. कार साहब ने कहा था इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC देखते होंगे आप, कभी कभी लिखा रहता है 1000 BC, ठीक है। तो ये जो B.C है ये किसका संक्षिप्ताक्षर है? ऑप्शन ए बिफोर क्राइस्ट, ऑप्शन बी ब्रिटिश कोलंबिया, ऑप्शन सी ब्रिटिश काउंसिल और ऑप्शन डी बुकिंग क्लर्क। तो इसका आंसर होगा बिफोर क्राइस्ट, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले एडी का पूर्ण रूप होता है, यानी एडी का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन ए है एनो डोमिनी, ऑप्शन बी असिस्टेंट डायरेक्टर, ऑप्शन सी एक्नॉलेजमेंट ड्यू एंड ऑप्शन डी आफ्टर डेट। तो याद रखेंगे जो एडी है उसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। वर्ष 50 ईसा पूर्व, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। तो इसमें ऑप्शन हैं कुछ। ऑप्शन ए वर्ष 150 ईसा पूर्व के पहले आता है, बी वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है, ऑप्शन सी जिस वर्ष में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है, या ऑप्शन डी जिस दशक में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है। मतलब ये कुछ तारीख से जो हमारा ईसा पूर्व यानी कि बिफोर क्राइस्ट और एडी है उनसे रिलेटेड ये प्रश्न है। देखिए जरा सा, तो वर्ष 50 ईसा पूर्व जो है वो कहाँ पर होगा? तो ये होगा आपका, ये आता है वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। याद रखेंगे इस चीज़ को। एक्चुअल में क्या होता है ना, दो चीज़ें हैं, एक बिफोर क्राइस्ट है और दूसरा है एडी। तो बिफोर क्राइस्ट उल्टा चलता जाता है, जैसे 1000, अगर 1000 है तो उसके बाद होगा 1000, फिर 900, इस तरीके से ये घटता चला जाता है क्राइस्ट के बर्थ से पहले। और वहीं एडी जो है वो इंक्रीज होता है, अगर 9900 है फिर 1000 होगा। तो कोई अगर पूछे कि एडी में क्या होता है तो वो बढ़ता चला जाता है और बिफोर क्राइस्ट में घटता चला जाता है। इसका मतलब 150 ईसा पूर्व के बाद आएगा आपका 50 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? 1015 जो ईस्वी है वो किस शताब्दी में आएगा? तो ऑप्शन ए 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 10वीं शताब्दी ईस्वी में, ठीक है, ऑप्शन सी 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में और डी 11वीं शताब्दी ईस्वी में। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 19 है इसका आंसर हो जाएगा आपका 11वीं शताब्दी ईस्वी में। देखिए ईसा पूर्व तो पहले रिजेक्ट हो गया, अब ईस्वी बात हो तो 1015 जो है ना वो 11वीं शताब्दी में हो जाता है। वहीं पर अगर 915 होता तो वो 10वीं शताब्दी में होता। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 20 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए क्या क्या है। सबसे पहला है आपका, ऑप्शन देख लेते हैं और उसके बाद चीज़ों को देखते हैं। ऑप्शन पहले 4 यहाँ पर हैं और इधर किस समय से गणना की जा रही है। पहला है विक्रम संवत्सर, बी है शक संवत्सर, सी है गुप्त संवत्सर और डी है कली संवत्सर। अब किस समय से गणना की जाती है? पहला ऑप्शन दिया आपको 3102 ईसा पूर्व, दूसरा है 320 ईस्वी, तीसरा है 78 ईस्वी, चौथा है 58 ईसा पूर्व और पांचवा है 248 ईसा पूर्व।
और आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो देखिए, वो कुछ इस तरीके से ABCD में ए में 2451, बी में 1324 और सी में कुछ इस तरीके से। तो अब ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे किस तरीके से बना सकते हैं? तो इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं कि पहले देखना पड़ेगा कि विक्रम संवत्सर कब से शुरुआत की गई, कि जो विक्रम संवत्सर है उसकी शुरुआत कब से हुई। तो जो विक्रम संवत्सर है उसकी शुरुआत हुई है 58 ईसा पूर्व से। जो शक संवत्सर है उसकी शुरुआत हुई है 78 ईस्वी से। जो गुप्त संवत्सर है उसकी शुरुआत हुई है 320 ईस्वी से। और वहीं पर जो कली संवत्सर है उसकी शुरुआत हुई है 3102 ईसा पूर्व से। तो इसके बेसिस पर हमें लगता है ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। अब इन सभी में से कौन सा ऑप्शन होगा, आइए उस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा डी। तो 20 का जो आंसर होगा हमारा वो होगा डी, हो जाएगा हमारा आंसर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? अभी जस्ट हमने देखा था कि विक्रम संवत जो है उसका प्रारंभ कब हुआ। ऑप्शन ए है 58 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 78 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 57 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी है 73 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर होगा 58 ईसा पूर्व। ठीक है, यहाँ पर भी आपने देखा था कि जो विक्रम संवत्सर है उसकी शुरुआत 58 ईसा पूर्व हुआ था। अब अगला चाहिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, शक संवत प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन ए है अशोक, बी है कनिष्क, सी है हर्ष, डी है समुद्रगुप्त। ये एसएससी 2008 में, ठीक है, CRF 2008, WBPSC 2008 और JPSC 2008 में पूछा गया। तो शक संवत जो है इसका प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ था? इसकी प्रारंभ तो हमें पता है कि 78 ईस्वी में हुआ था, लेकिन उस समय 78 ईस्वी के समय पे जो हमारे कह सकते हैं सम्राट जो थे वो कौन थे? तो उस समय जो सम्राट थे वो थे कनिष्क। याद रखेंगे इस चीज़ को कि जब शक संवत की शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी में तो कनिष्क थे सम्राट। ठीक है, अगला चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? ऑप्शन ए कली संवत, ऑप्शन बी विक्रम संवत, ऑप्शन सी शक संवत और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एसएससी 1999 में पूछा गया। तो जो भारत का नेशनल कैलेंडर है, ठीक है, राष्ट्रीय पंचांग जिसको कहते हैं, तो वो किस पर बेस्ड है? तो वो है आपका शक संवत पर आधारित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी में को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये जो गुप्त संवत जो प्रारंभ किया गया था किसने किया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकेंड, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 25। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? ऑप्शन ए अपने राज्य आरोहण के स्मारक के रूप में, शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, हुनों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किया था ना, वो प्रारंभ किया गया था अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। ठीक है, याद रखेंगे, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। अगला प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। ऑप्शन 2, शक संवत सन 78 ईस्वी से सन 78 से आरंभ हुआ। ऑप्शन सी, यह थर्ड ऑप्शन, गुप्त संवत सन 319 में आरंभ हुआ। और चौथा, भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 ईस्वी से शुरू हुआ। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर है, इसमें से सही उत्तर हमें चुनना है कि क्या क्या चीज़ें सही है। तो पहला तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से हुआ, ये तो अभी हमने देखा। जो शक संवत है वो सन 78 से शुरुआत हुआ। ठीक है, उसके बाद जो गुप्त संवत है ये 319 संवत से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये तीनों ही सही हैं, 1, 2, 3, लेकिन चौथा जो है मुसलमान शासन, ये गलत है 1192 से। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा सही वो होगा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो 27 नंबर है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी
में हर्ष संवत की स्थापना की थी? ये किस उपलक्ष्य में की थी? ऑप्शन ए अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, ऑप्शन बी कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, ऑप्शन सी सिंध विजय के उपलक्ष्य में, और ऑप्शन डी पूर्वी भारत की विजय के उपलक्ष्य में। हर्षवर्धन ने अपना जो हर्ष संवत चलाया था वो किस उपलक्ष्य में चलाया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। याद रखेंगे इस चीज़ को भी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 28 नंबर, निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलवुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलवुरी संवत भी कहलाता है? ऑप्शन ए विक्रम संवत, ऑप्शन बी शक संवत, ऑप्शन सी त्रैकूटक संवत, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे इसका आंसर होगा ऑप्शन सी त्रैकूटक संवत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? ऑप्शन ए तैलप द्वितीय, ऑप्शन बी सोमेश्वर प्रथम, ऑप्शन सी विक्रमादित्य छठा, और ऑप्शन डी सोमेश्वर द्वितीय। तो जो चालुक्य विक्रम संवत, ठीक है, चालुक्य विक्रम संवत की शुरुआत विक्रमादित्य 6, ठीक है, इसने शुरुआत की थी। अगले प्रश्न की ओर 30 नंबर, निम्नलिखित में से किससे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी विजय सेन, और ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन। ये यूपीपीसीएस 1999 में पूछा गया था। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा लक्ष्मण सेन। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? ऑप्शन ए 1931, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 2066, और ऑप्शन डी 2087। यूपीपीसीएस में पूछा गया है 2007 में। तो 2009 में शक संवत का कौन सा वर्ष होगा? ठीक है, तो जो 2009 का दिसंबर है वो एक्चुअल में होगा आपका 1931। ठीक है, शक संवत में 1931। अगला आप देखिए 32, विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन 2070, ऑप्शन बी, पहला ऑप्शन है 2070 ईसा पूर्व, बी है 2070 ईस्वी, सी है 2013 ईस्वी ईसा पूर्व, और ऑप्शन डी है 2013 ईस्वी। तो जो 32 है इसका आंसर हो जाएगा 2013 ईस्वी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 33, विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर होता है? विक्रम और शक संवत का जो आरंभ है उसके बीच कितने वर्षों का अंतर है? ऑप्शन ए है 21 वर्ष, ऑप्शन बी 78 वर्ष, ऑप्शन सी 135 वर्ष, और ऑप्शन डी 248 वर्ष। ठीक है, नेट जेआरएफ 2017 में पूछा गया। तो इन दोनों का जो आरंभ है ना, इसके बीच लगभग 135 वर्ष का अंतर है। ठीक है, विक्रम और शक संवत के बीच 135 वर्ष का अंतर है। अगला चलिए 34 नंबर पे, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा, यानी कि पुलकेशिन प्रथम का जो बादामी शिलालेख शक वर्ष है वो 465 है। तो ऑप्शन ए है इसका 600, ऑप्शन बी है इसका 300, ऑप्शन सी है 330, ऑप्शन डी है 407। तो इसका आंसर हो जाएगा 600। चलिए अगला 35 नंबर, राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो शक संवत में क्या होगा ये? ठीक है, विक्रम संवत में अगर 2063 लिखा है तो शक में क्या होगा? तो शक में ऑप्शन है आपके पास 1908 साके, ऑप्शन बी है 1918 साके, ऑप्शन सी है 1928 साके, और ऑप्शन डी है 1938 साके। तो इसका आंसर हो जाएगा 1928। ठीक है, क्योंकि 135 वर्ष का इसमें गैप है, तो 2063 में अगर 135 घटा दिया जाए तो ये कितना होगा? तो 3 8 2 1928, तो 1928 शक वंश होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा है, पुरातत्व के स्तर विन्यास पद्धति स्ट्रैटिग्राफी निम्नलिखित में किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन ए किसी संस्कृति के विस्तार की सीमा, ऑप्शन बी भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप,
ऑप्शन सी बस्ती निवासियों के शारीरिक लक्षण, ऑप्शन डी दुधारू पशुओं की सांख्यिक संपत्ति। तो जो 36 नंबर है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। अगला प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था? पहला हेरोडोटस, बी हिगेल, सी बी.ए. स्मिथ और डी विलर्ड लीबी। ये जो कार्बन 14 तिथि निर्धारण है इसका शुरुआत किसने किया था? तो इसका विकास किसने किया था? इसका आंसर होगा विलर्ड लीबी साहब ने। ठीक है, इन्होंने ही इसका विकास किया था। नेक्स्ट चलिए 38 नंबर पे। 38 नंबर है हमारा काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? ए कार्बन 14, बी आर्गन 40 आइसोटोप, सी स्ट्रोंशियम और डी है यूरेनियम। ठीक है, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्व नमूनों को। तो इसका आंसर क्या होगा? कार्बन 14। याद रखेंगे कार्बन 14 से ही जो आप कह सकते हो तिथि निर्धारण की जो पद्धति है वो अपनाई गई थी। उसके बाद अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? पहला जीवाश्म, बी पौधे, सी चट्टाने और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा 39 का वो हो जाएगा जीवाश्म। ठीक है, नेक्स्ट 44 नंबर देखते हैं। प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ कब माना जाता है? जब ऑप्शन ए मानव ने चलना सीखा, ऑप्शन बी मानव ने एक दूसरे से बातचीत करना सीखा, ऑप्शन सी मानव ने लिखना सीखा और ऑप्शन डी मानव ने घर बनाकर रहना सीखा। तो इसका आंसर हो जाएगा मानव ने लिखना सीखा। अगला चलिए 41 नंबर चलते हैं। 41 नंबर है भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ कब से माना जाता है? ए 30 लाख ईसा पूर्व से, बी 3000 ईसा पूर्व से, सी 600 ईसा पूर्व से और डी 647 ईसा पूर्व से। तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व से। ठीक है, अगला चलिए सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है। ए लेखन, बी तांबा, सी के कला और डी मिट्टी के बर्तन बनाना। ठीक है, तो इसे ऐसा क्यों कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर लेखन के वजह से। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? ठीक है, एक चैत्र जो है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के किस के तदनुरूप है? तो ऑप्शन ए है 22 मार्च अथवा 21 मार्च, ऑप्शन बी 15 मई अथवा 14 मई, ऑप्शन सी 31 मार्च अथवा 30 मार्च और ऑप्शन डी 21 अप्रैल अथवा 20 अप्रैल। तो ये जो है इसका आंसर क्या होगा? ये होगा 22 मार्च अथवा 21 मार्च। 44 नंबर किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? ए हेरोडोटस, बी सिसरो, सी प्लिनी और डी सेलेरियस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी सेलेरियस। इन्होंने क्या किया था? इतिहास को 3 भागों में बांटा। अगला 45 नंबर जो अंतिम प्रश्न होगा, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही होंगी, किस तरीके से आप रिवाइज कर रहे होंगे अपने सभी कॉन्सेप्ट को या जो कुछ भी आपने सीखा होगा, तो एक बार जरूर आपका रिवीजन हो चुका होगा। तो चलिए अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी? पहला फाहियान, दूसरा हेनसांग, सी अल मसूदी और डी अल बरूनी। किसने ऐसा महत्वपूर्ण सूचना दी गुप्त संवत के प्रारंभ में? तो इसका उत्तर हो जाएगा अल बरूनी ने ही ऐसा किया था। तो यहाँ तक ये आपका जो पहला चैप्टर है वो पहला चैप्टर ख़त्म हो चुका। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।